नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। मेरी एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम MS11 हिंदी कहानी सच है के विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ परिचय की ओर चलते हैं। परिचय। मन्नू भंडारी को नई कहानी आंदोलन महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में जाना जाता है, तथापि वे इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि नई कहानी आंदोलन की समय सीमा के अंदर मात्र आने से किसी रचनाकार को नई कहानी का मुख्य हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता है। वास्तविक है कि मन्नू भंडारी की कहानियों ने नई कहानी आंदोलन को एक दिशा प्रदान की है। हालांकि मन्नू भंडारी ने बिना नई कहानी आंदोलन से जुड़े इस आंदोलन को गति देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी कहानियों में आज़ादी के उपरांत बदले हुए नवीन संबंधों को अभिव्यक्त की है। वास्तव में यही नवीन संबंध नई कहानी में अनुभव के प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी के रूप में जाने जाते हैं, जो मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है में सशक्त रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इस कहानी के नारी पात्र दीपा के माध्यम से मन्नू भंडारी ने अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता को परिलक्षित किया है, जो स्वतंत्रता के बाद नए वातावरण तथा नए जीवन बोध में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त रूप से दर्शाती है। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे रहन सहन, जीने, सोचने, करने के ढंग में जो उसी बदली हुई परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यही सच है। कहानी के नए जीवन दृष्टिकोण, प्रेम, संवेदना तथा जीवन लोक के मर्म तथा यथार्थ को समझकर अनुभव किया जाना आवश्यक हो जाता है। कहानीकार मन्नू भंडारी। एक परिचय। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण अक्षर के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश के मध्य अपनी रचनाशीलता का स्थान निर्धारित करते हुए नई कहानी के रूप में नवीन संवेदना, अनुभव, शिल्प तथा दृष्टिकोण को स्वाभाविक रूप से परखते हुए उसे देश काल की नई वास्तविकता के अंतर्गत अपनी कहानियों के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है। मैं हार गई 1957, यही सच है 1967, त्रिशंकु 1978 जैसी कहानी संग्रह के साथ ही आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान जैसे उपन्यास मन्नू भंडारी के यथार्थ जीवन के साथ साथ राजेंद्र यादव के लेखन का परिणाम है। मन्नू भंडारी जीवन के यथार्थ का चित्रण करने वाली धीर, गंभीर, शांत और यथार्थ पर पैनी दृष्टि रखने वाली लेखिका है, जो शहरी मध्यवर्गीय जीवन को सकारात्मक जीवन दृष्टि के आधार पर देखने समझने की सार्थकता पहल करती है। मन्नू भंडारी ने अपनी महत्वपूर्ण कहानियों जैसे अकेली, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, रेती की दीवार आदि के माध्यम से जहाँ स्वतंत्र भारतीय समाज के परिवर्तित जीवन मूल्यों का चित्रण किया है, वहीं अपनी महाभोज जैसे उपन्यास में उन्होंने आज़ादी के पश्चात सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक संरचना में आए बदलाव के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों के नए विकसित हुए आयामों, संयुक्त परिवारों के बिखराव से छोटे छोटे परिवार के बनने की तीव्रता के कारण जीवन जीने के तौर तरीके तथा विचार में आए परिवर्तन को उजागर किया है। उन्होंने बदलते हुए समाज व समय को अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर उसकी सार्थकता व
निरर्थकता पर भी प्रकाश डाला है। नकली हीरे, स्त्री सुबोधिनी, दरवाजा आदि कहानियाँ इसका सशक्त उदाहरण हैं। मनु भंडारी की कहानियों में नारी जागरण का स्वर यथार्थ के आग्रह के साथ व्यक्त हुआ है। मनु भंडारी की कहानियों में स्त्रियां स्वतंत्र होकर यथार्थ के धरातल पर निर्णय लेकर घर के चौहारदीवारी से बाहर निकलकर जीवन संघर्ष के द्वारा स्वयं को आत्मनिर्भर तथा साहसी बनाती हैं। मनु भंडारी के नारी पात्र स्वतंत्रता का तार्किक अर्थ ग्रहण करके विवेकपूर्ण जीवन जीने की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। आज़ादी का आशय मनु भंडारी के लिए एक मर्यादित शैली में जीवन यापन करना है, जिसका पालन उनकी कहानियों में नारी पात्र नए पुराने के द्वंद्व झेलते हुए उसकी तार्किक परिणति को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। यही सच है कि कथा वस्तु, यही सच है कहानी दीपा नामक ऐसी लड़की दीपा की कहानी है जो अपने पूर्व प्रेमी निशित के प्रेम से निराश होकर दीपा जो है अपने प्रेमी निशित के प्रेम से निराश होकर नए व्यक्ति संजय से प्रेम करने लगती है। लेकिन इंटरव्यू के सिलसिले में जब वह कलकत्ता जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी निशित से होती है, जो कि दीपा की हर प्रकार से सहायता करने के उपरांत भी उसे एक प्रकार की उदासीनता तथा दूरी बनाए रखता है। दीपा के ट्रेन से वापस कानपुर लौटते समय जब निशित गाड़ी में बैठी दीपा के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो दीपा के मन में दबी हुई पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो जो उठती है तथा कानपुर पहुंचने के बाद अकेलापन अनुभव करते हुए वह निशित को भाव विभोर होकर एक पत्र लिखती है। किंतु निशित द्वारा पत्र से नौकरी की नियुक्ति की बधाई मात्र का संदेश पाकर दीपा को झटका लगता है और संजय के आने पर वो पुनः उसे आलिंगन पास में बंद कर निशित को भूल जाती है। इस प्रकार यह कहानी प्रेम का एक रचती है जिसमें एक स्त्री पेंडुलम की भांति दो पुरुष के प्रेम के मध्य झूलती रहती है। वो जिस क्षण जिस पुरुष के साथ होती है उसी क्षण उसके जीवन का सच मानती है और इसी को स्वीकार करने के बावजूद भी गहरे अंतर्द्वंद से गुजरती रहती है। वास्तव में यह अंतर्द्वंद ही यही सच्चे कहानी का मूल तत्व है। कथा की संरचना, यही सच्ची कहानी एक त्रिकोण प्रेम की कहानी है जिसमें एक स्त्री दो पुरुष क्रमशः कानपुर तथा कलकत्ता में प्रेम करती है। इस प्रेम निर्वाह के आसान से कथा वस्तु को मनु भंडारी ने तद्वंद के कथानक के माध्यम से इस प्रकार गठित किया है कि यह कहानी अत्यंत मार्मिक और यथार्थ को उजागर करने लगती है, जिसे मनु भंडारी ने एक नया और आधुनिक रूप दिया है। वास्तव में इस कहानी को मनु भंडारी ने स्वयं के साथ साथ राजेंद्र यादव के अनुभवों को भी सन्निहित करते हुए अपनी कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए इस प्रकार की नई प्रेम कहानी को आकार प्रदान किया है, जो आकाशदीप तथा उसमें कहा था कहानी के प्रेम संवेदना से आगे बढ़कर वास्तविकता तथा रूमानियत की भाव मूर्तियों को जीती है। यह कहानी डायरी तथा आत्मकथा शैली के रूप में विकसित हुई है, जिसमें घटनात्मकता का नितांत अभाव है। मन की तीव्र हलचलों को अंदर की उफनती दुनिया के रूप में शब्दबद्ध करते हुए लेखिका ने इस आत्मकथात्मक का सहज रूप प्रदान किया है। यह सच है कहानी को एक छोटे से घटनाक्रम और घटना प्रसंग के माध्यम से लंबी कहानी की विषय वस्तु बनाने का प्रयास किया गया है। छोटी सी कथा को भी लेखिका ने प्रश्नों मनोद्वंद्वों के माध्यम से मार्मिक बनाते हुए कथा में भावान्वित तथा एकान्वित को बनाए रखा है। मनु भंडारी ने अपने शिल्प के आधार पर कहानी का जो क्लाइमेक्स बुना है वो
कहानी में सच्चे अनुभव तथा ताजगी को दर्शाता है। कथा संरचना में मनु भंडारी ने संयंत्र तथा संतुलित दृष्टि तथा ईमानदारी का परिचय दिया है, जो कि पाठक के मन में से हुए पूर्ण समर्थ है। यही सच्चे की सार्थकता। मनु भंडारी की कहानी यही सच्चे की शीर्षक अर्थपूर्ण और नवीन परिचायक है, जिसमें दीपा नामक स्त्री दो विभिन्न स्थानों के युवकों से प्रेम करती है तथा वो जब जिसकी भावना को सच समझती है, वास्तव में यही उसके जीवन का या प्रेम का पूर्ण सत्य बनकर उभर। दीपा जब संजय के साथ कानपुर में होती है तथा और जब इंटरव्यू के सिलसिले में कलकत्ता पहुंचती है तो अपने पूर्व प्रेमी निशित के मिलने पर उसके साथ तथा उसके प्रथम प्रेम को ही सच्चा प्रेम मानती है। निशित की उदासीनता दीपा को पुनः अकेला कर देती है, तो कानपुर पहुंचने पर संजय का साथ उसे सुख का क्षण तथा सत्य लगता है। यही सच्चे कहानी का क्षणवादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें अतीत को ही याद करके घुलते रहने की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए जो उपलब्ध है उसी को जी लेने की आधुनिकतावादी धारा को उजागर किया गया है। इस प्रकार यह कहानी अपने शीर्षक यह सच्चे को सार्थकता प्रदान करती है। चरित्र दीपा, निशित और संजय। दीपा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर की दिशा में अग्रसर होती आधुनिक विचारों की युवती है, जिसका घर परिवार से संबंध विच्छिन्न हो चुका है। शोध हेतु दीपा जब कानपुर आती है तो संजय उसे सहारा देता है, तो वो उसके साथ अंतरंग संबंध स्थापित करते हुए उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाने का स्वप्न देखने लगती है। किंतु इंटरव्यू के लिए कलकत्ता में आने पर पूर्व प्रेमी निशित से भेंट होने पर वो पुनः उसके प्रेम के लिए आतुर हो उठती है, किंतु निशित की तटस्थता व उदासीनता दीपा को संजय के साथ इस प्रकार दीपा पेंडुलम की भांति निशित और संजय के बीच डोलती हुई अंतर्द्वंद की हिचकोले खाती रहती है। दीपा की प्रेम में स्वार्थ की भावना अधिक है, इसलिए वो प्रेम में घुटते रहने के स्थान पर यथार्थ को स्वीकारते हुए नया प्रेम पथ चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है। दीपा केवल वर्तमान को जीती है, जो कि आधुनिकता का मुख्य लक्षण है, जिसमें नैतिकता अनैतिकता का द्वंद्व सामने नहीं आता है। संजय दीपा का दूसरा प्रेम में मिलता है। संजय लापरवाह, प्रशंसक रूपण, समय का पावन नहीं, कुंठारहित तथा सकारात्मक सोच रखने वाला युवक है। वो प्रेम जताने के मामले में अत्यंत उत्साही है तथा दीपा को खुश करने के लिए वो उसे बाहों में भरकर चूम लेता है और इसकी पसंद के रजनीगंधा के फूल लाकर उसके कमरे में सजा देता है। वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता और ना ही दीपा निशित के प्रेम संबंधों को लेकर कोई टीका टिप्पणी करता है। निशित दीपा का पूर्व प्रेमी है, जिसमें दीपा को धोखा देकर सारी दुनिया के सामने तिरस्कार तथा दया का पात्र बना दिया था। इसके बाद भी वो दीपा की अपेक्षाओं के बावजूद उसकी मदद करते हुए उसकी नियुक्ति करता है और वो एक मुख्य सहयोगी के समान दीपा का कदम कदम पर सहयोग करता है। वह संजय के विपरीत समय का पावन, दीपा का प्रशंसक तथा अपनत्व भरा व्यवहार दर्शाता है और कभी किसी का एहसास नहीं लेता। निश्चित में कई उतावलापन नहीं है, किंतु प्रेम की असफलता ने उसे तोड़ दिया है, इसलिए दीपा के साथ संजय की उपस्थिति भी उसे विचलित नहीं करती। निशित की प्रेम की कोमलता का सोता एकदम सूख गया है, जिससे उसका स्वस्थ दुबला और व्यवहार एकदम शांत तथा अवसन हो चुका है। वह ना तो दीपा से कोई उम्मीद रखता है और ना ही कोई हलावा देकर अपने टूटे दिल की दास्तान सुनाता है। नई प्रेम संवेदना का यथार्थ। मनु भंडारी ने यही सच्चे नामक कहानी को आकाशदीप उसने कहा था, जैसे मर्यादा, भान, बलिदान, त्याग, कर्मनिष्ठा आदि भावना से इतर प्रेम भावना के जीवन यथार्थ के ठोस भूमि पर प्रतिष्ठा करते हुए नई प्रेम संवेदना के यथार्थ में
रूप में उजागर किया है, जिसे दीपा जैसी आधुनिक विचारों वाली युवती का प्रेम स्वार्थ केंद्रित तथा यथार्थ बनकर उभरता है। दीपा संजय के साथ तन के लिए जुड़कर जीती है तो निशित के साथ वो नौकरी में सफलता पाने के उद्देश्य में जुड़ी रहती है। दीपा यद्यपि निशित के साथ प्रेम का खिंचाव अनुभव करती है, तथापि ये केवल स्वार्थ सिद्धि मात्र तक ही बना रहता है, जो संजय के आलिंगन तथा चुंबन के बाद समाप्त हो जाता है। दीपा का प्रेम अवसरवाद, क्षणजीवी तथा भोक्तावादी जीवन दृष्टि का परिचायक है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्त्री के स्वाधीन विवेक का नतीजा है। स्वाधीन वातावरण में दीपा आत्मनिर्णय की स्वाधीनता ग्रहण कर सामने के प्रेम संबंधी को मनोवैज्ञानिक यथार्थ तथा द्वंद्व के मध्य झूलती रहती है। यही सच है कहानी की नवीन प्रेम संवेदना यथार्थ की भावना पर उतरकर स्वार्थ सिद्ध तथा तन के सुख को सर्वोपरि स्थान देती हुई स्त्री को स्वतंत्र रूप में जीने की आज़ादी प्रदान करती है तथा इसमें प्रेम स्त्री को अहमियत प्रदान करती गई है, जो कि पुरुष के दासत्व से मुक्त अपने जीने का अर्थ स्वयं तलाशती हुई समकालीन स्त्री विमर्श को एक सार्थक दिशा प्रदान करती है। परिवेशगत यथार्थ। यही सच कहानी का संपूर्ण परिवेश शहरी यथार्थ को बिंबित करता हुआ कथानक में अंतर्भुक्त रूप से चित्रित हुआ है। कहानी में पटना, कलकत्ता और कानपुर जैसी शहरों में रही दीपा अंतर्द्वंद प्रेम को शहरी वातावरण में बड़ी स्वाभाविकता के साथ चित्रित करती है, जहाँ ट्रेन, रेस्तरां, टैक्सी, लॉन, काफ़ी आदि जैसे शब्द भी कथा में नया रंग भर देते हैं। दीपा और निशित का टैक्सी में बैठकर एक साथ यात्रा करना दीपा को कल्पना और भावना को भी गति प्रदान करता है। भीड़ भरे शहर में होकर भी दीपा और निशित एक प्रकार के अकेलेपन को झेलते हैं, जो कि शहर चमक धमक तथा रौनक के माध्य एक सामान्य व्यक्ति के अकेलेपन को उजागर करता है। ट्रेन में बैठकर जाते समय दीपा को ऐसा लगता है मानो वो विशालकाय ट्रेन से उसके घर से कहीं दूर, कहीं अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने तथा भटकाने के लिए ले जा रही है। वास्तव में इस कहानी में दीपा, संजय और निशित तीनों अकेले और अपने ढंग से जीवन जीते हैं, जहाँ समाज तथा पारिवारिक संबंध एकदम अनुपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में शहर चकाचौंध के मध्य भी कहानी के ये तीनों पात्र अकेलेपन तथा मानसिक अंतर्द्वंद को झेलने के लिए मजबूर है। भाषा शैली। यही सच है कहानी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण तथा पात्रों के मनोगत यथार्थ और तीव्र अंतर्द्वंद को उजागर करने में पूर्ण सक्षम है। परिवेश तथा पात्रानुकूल भाषा में अंग्रेज शब्द का प्रयोग लेखिका ने आधुनिकता को प्रमाणित करने के लिए किया है। पात्र के अंतर्द्वंद तथा अनेक भाव वेग को उजागर करने के लिए मनु भंडारी ने भाषा में सादगी के साथ साथ व्यंजकता का भी प्रयोग यथास्थान किया है। मनु भंडारी भावों को बिंबित करने के लिए शब्द की व्यंजना शक्ति का अधिक प्रयोग करती है। छोटे शब्दों के प्रयोग और खड़ी बोली में तत्सम शब्दावली को प्रयुक्त करके मनु भंडारी ने कहानी में भावावेग को बनाए रखने का सार्थक प्रयास किया है। तो इस तरह से ये सच्ची कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे सुनिए, बार बार याद रखिए और परीक्षा के लिए प्रस्तुत होइए। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपके सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।